Hello students, you are most welcome on the digital platform of UMA Coaching Institute. बेटा माई सेल्फ इज़ धनंजय शुक्ला। मैं आज आपको बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के पेपर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करते हुए ऑप्टिक्स मैं शुरू करूँगा। तो बेटा जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के 3 पेपर्स हैं। वेरी फर्स्ट पेपर इज ऑप्टिक्स, सेकेंड पेपर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड वेव्स एंड ऑसिलेशंस, एंड थर्ड पेपर इज मॉडर्न फिजिक्स। बेटा ऑप्टिक्स इज द फर्स्ट पेपर, इट इज फर्स्ट पेपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड वेव्स एंड ऑसिलेशंस इज द सेकेंड पेपर एंड मॉडर्न फिजिक्स इज द थर्ड पेपर। तो ये सेकेंड पेपर है और ये आपका थर्ड पेपर है, ठीक है। बेटा आज मैं ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन शुरू करूंगा। आज आपकी ऑप्टिक्स की क्लास मैं लेने चल रहा हूं। बेटा ऑप्टिक्स के 2 मेजर यूनिट्स हैं, मेजर पार्ट्स हैं। पहला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग लेंसेज के बारे में, कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में, आई पीसेस एक्सेट्रा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप प्रीवियस क्लासेस में मतलब लोअर क्लासेस में आपने नहीं पढ़ा है। एकदम नई चीज़ होगी आपके लिए और इसको थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा मेजर पार्ट है फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। अब बेटा इसके 3 मेजर ये पार्ट्स हैं, यूनिट्स हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ठीक। तो बेटा सबसे पहले बात ये आती है कि ऑप्टिक्स है क्या। फिजिक्स की ये जो ब्रांच ऑप्टिक्स है, इसमें हम करते क्या हैं। तो बेटा इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट फिनोमेनास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। लाइट के डिफरेंट फिनोमेनास और प्रॉपर्टीज के बारे में हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics in which we study about the different phenomena occurring in light, and also physical properties, different types of physical properties of light। तो बेटा ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक। और इसके सेक्शंस को तो आपने पहले से देख लिया है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, ठीक, और डिस्पर्सन एक्सेट्रा के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, जो लाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। बेटा ऑप्टिक्स को शुरू करने के पहले, चूंकि लाइट के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, तो हमें लाइट के बारे में जान लेना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है। ये आपको लगेगा कि बहुत सिंपल सी बात सर बता रहे हैं, लेकिन बेटा इस पेपर का बड़ा मेजर रोल है लाइट का इस पेपर में। तो लाइट के बारे में थोड़ा आपको समझ लेना ज़रूरी है। तो हम लोग लाइट क्या है इसके बारे में थोड़ा यहाँ सीखेंगे, और लाइट की भी बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में। एकदम आप बोर नहीं होंगे, एकदम परेशान नहीं होना चाहिए। चूँकि आज पहला लेक्चर है तो हमें लाइट के बारे में थोड़ा बता करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो बेटा लाइट क्या है इसको ज़रा ध्यान से आप देखिए। It is an electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave. अब आप सोचेंगे सर ने कौन सी नई वेव का नाम ले लिया। तो बेटा आपने लोअर क्लास में भी इस वेव को पढ़ा होगा। मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मैटर वेव्स होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स किसी भी मीडियम से प्रोपागेट करते हैं, ठीक है। और लाइट में ये दोनों वेक्टर्स बेटा प्रेजेंट होते हैं। और इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं, इट इज ए फॉर्म ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी which travels through a medium, ठीक। हालांकि लाइट वैक्यूम या जहाँ पर कुछ भी कोई भी मीडियम नहीं होता उससे भी ट्रैवल कर सकती है, लेकिन कुछ मटेरियल मीडियम जो ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाते हैं उससे भी लाइट ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी व्हिच ट्रैवल्स थ्रू ए मीडियम। अब हम लोग थोड़ा मेन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में बेटा थोड़ा बात कर लें, तब आज हम इंटरफेरेंस शुरू करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज को थोड़ा देख लीजिए फटाफट। तो जैसा कि डेफिनेशन में है कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, तो आप पहली प्रॉपर्टी तो ये लिख सकते हैं ना कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। दूसरा है लाइट ट्रैवल्स almost along a straight line path। अब बेटा इसमें आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ने ऑलमोस्ट क्यों लिख दिया। एक्चुअली डिफ्रैक्शन फिनोमेना के कारण लाइट अपने पाथ से थोड़ा बहुत धीरे धीरे डेविएट करती हुई जाती है, तो इसका जो पाथ होता है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है, ऑलमोस्ट रेक्टिलिनियर पाथ होता है। दैट इज लाइट फॉलोज ऑलमोस्ट रेक्टिलिनियर पाथ, आप बोल सकते हैं इसको रेक्टिलिनियर पाथ, ओके। लाइट बेटा आपने मैकेनिकल वेव के बारे में लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि मटेरियल मीडियम की बड़ी ज़रूरत होती है उसके ट्रैवल करने के लिए, बट लाइट कैन ट्रैवल थ्रू फ्री स्पेस और वैक्यूम। और जिन मीडियम से लाइट ट्रैवल कर सकती है उन मीडियम्स को हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं, और जिन मीडियम से लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती उसको हम लोग ओपेक मीडियम कहते हैं। तो लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम और फ्री स्पेस, वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस विथ अ वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी को c से डिनोट करते हैं, c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या सेंटीमीटर में चेंज करें तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है बेटा विच इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड इन द यूनिवर्स। इससे अधिक स्पीड किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट की या किसी पार्टिकल की नहीं होती, ओके। तो ये क्लियर है। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ और लाइट की कुछ और प्रॉपर्टीज आप देख लें। द फोर्थ वन इज लाइट शोज phenomenons of refraction, reflection, इंटरफेरेंस। मेन प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सभी चीज़ों को पढ़ना भी है, एंड डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एटसेट्रा बेटा, पोलराइजेशन एटसेट्रा। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और अब हम लोगों को बिना विलंब किए बेटा तुरंत शुरू कर देना चाहिए इंटरफेरेंस। तो आज से मैं इंटरफेरेंस शुरू करने चल रहा हूँ, जो फिजिकल ऑप्टिक्स का पहला यूनिट है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। आपके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में कम से कम 2 से 2.5 क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाते हैं। मान के चल सकते हैं आप कि 12 से लेके 15 नंबर तक आपको इंटरफेरेंस से मिल सकता है। और हम समझते हैं कि इंटरफेरेंस अगर आपको ठीक से समझ में आ गया तो आपको डिफ्रैक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डिफ्रैक्शन भी एक प्रकार का स्पेशल टाइप का इंटरफेरेंस ही होता है।
और उसके बाद फिर आप पोलराइजेशन को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेटा इंटरफेरेंस वाली यूनिट पर आपको विशेष करके फोकस करना है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको पढ़ने के पहले हमें थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस कर लेना चाहिए बेटा। लेकिन चलिए पहले इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है इसको अभी हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। इसके पहले इसी टॉपिक के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन वेव्स, वेव्स में बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या। जब किसी भी मीडियम से 2 या 2 से अधिक वेव्स ट्रैवल करती हैं तो मीडियम के किसी भी पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, सभी इंडिविजुअल वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। आपको पता होगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपको वेक्टर सम लेना है, आपको स्केलर सम नहीं लेना है। तो यू हैव टू टेक वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल वेव्स to get the total displacement, net displacement at any point. Okay, if 2 are more than 2 waves, more than 2 waves travel through a medium, then resultant displacement at any point is always equal to वेक्टर सम, और इस पर ध्यान दीजिए वेक्टर सम ऑफ द displacements produced by the individual waves। अलग अलग वेव्स के द्वारा जो वेक्टर सम प्रोड्यूस किया जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया जाएगा उसका वेक्टर सम लेना है बेटा। n वेव्स की बात करें, फॉर n वेव्स, अगर n वेव्स ट्रैवल कर रही हैं किसी मीडियम से और उनके डिस्प्लेसमेंट्स y1, y2, y3 सो ऑन yn है, तो मीडियम के किसी भी पॉइंट का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस सो ऑन प्लस yn, where y1 is the displacement produced by the first, y2 is by the second, y3 by the third and yn by the nth wave। n waves are traveling through the medium। लेकिन बेटा इंटरफेरेंस में हमको शुरुआत में केवल 2 वेव्स के बारे में बात करते हुए चलना है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को 2 वेव्स के लिए थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर 2 वेव्स ही ट्रैवल कर रही होंगी तो डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। ठीक, पहली वेव ने डिस्प्लेसमेंट y1 प्रोड्यूस किया, दूसरी वेव ने डिस्प्लेसमेंट y2 प्रोड्यूस किया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो इसमें एक नोट पॉइंट है जिसको आपको थोड़ा समझना है, क्योंकि अभी आगे के टॉपिक में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नोट पॉइंट है फॉर 2 वेव्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज y1 प्लस y2। वेक्टर सम, पहली वेव ने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, दूसरी वेव ने, जैसे कोई पॉइंट है बेटा यहाँ पर पहली वेव ने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया मान लीजिए, और दूसरी वेव ने डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, तो इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आएगा y1 प्लस y2 लिखा जाएगा, लेकिन नेचुरली बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके आप लिख देंगे, चूँकि एंगल यहाँ 180 डिग्री है। अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, मान लीजिए दोनों वेव्स ने एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया y1 और दूसरे ने प्रोड्यूस किया y2, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा y1 प्लस y2।
चूंकि यहाँ पर थीटा कितना माना जाएगा 0 डिग्री। अब एंगल के हिसाब से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, इसी को हम लोग वेक्टर सम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा y = y1 + y2, तो मॉड ऑफ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 cos थीटा। अब आप कहेंगे सर थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स y1 एंड y2। तो एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट्स y1 एंड y2 इज हाउ मच थीटा। ठीक है। अब बेटा थीटा अगर 0 डिग्री है तो cos 0 1 होता है, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 y1 प्लस y2 बन जाएगा। थीटा अगर 180 डिग्री है तो cos थीटा -1 हो जाएगा, और ये y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 हो जाएगा, विच वन इज पॉजिटिव, वो वैल्यू आपको लेनी है। यू हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। इफ y1 is greater than y2 you will take y1 minus y2, and if y2 is greater than y1 then y2 minus y1. Okay, and for some other angle you will put the value of cos theta and complete the calculation. ओके बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कुछ और टॉपिक्स की बात इसमें कर लेते हैं, तब उसके बाद इंटरफेरेंस की बात बेटा हम लोग करें। इस टॉपिक में 2 और टर्म्स आएंगे, कोहेरेंट वेव्स और इनकोहेरेंट वेव्स। अब बेटा आप सोचेंगे कि सर ने सीधे कोहेरेंट और इनकोहेरेंट की बात शुरू कर दिया, तो इंटरफेरेंस के लिए बेटा ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। तो कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं, ज़रा इसके बारे में हम लोग बात कर लें बेटा। कोहेरेंट वेव्स, अगर 2 या 2 से अधिक वेव्स, स्पेशली 2 वेव ले लीजिए, अगर किन्हीं भी 2 वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस, बेटा लोअर क्लास में वेव्स आपने पढ़ा होगा तो फेज के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य होगी, वैसे मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ दे देता हूँ। जैसे लोअर स्टैंडर्ड के क्लास में आपने मैकेनिकल वेव पढ़ा होगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे करके लिखा जाता है वेव को, जिसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों के टर्म्स होते हैं। ये जो बेटा साइन का आर्गुमेंट है इसी को हम लोग फेज कहते हैं। चूँकि फेज किसी भी वेव के किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूरे स्टेटस के बारे में, वेव के पूरे स्टेट्स के बारे में, पूरे स्टेटस के बारे में जानकारी देने वाले टर्म को हम लोग फेज कहते हैं। तो यहाँ पर जो साइन का आर्गुमेंट है यही फेज कहलाएगा। अब कोई भी वेव आप लिख दें तो साइन या कोसाइन के फॉर्म में, हम लोग साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल वेव की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कास के टर्म में है के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है, तो ये इसका फेज वाला टर्म हो जाएगा बेटा। तो हम इसी साइन या कोसाइन के आर्गुमेंट की बात मैं कर रहा हूँ जिसको फेज कहते हैं। तो अगर किन्हीं भी 2 वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस लगातार कांस्टेंट बना रहता है टाइम और पोजीशन के साथ, तब उसे हम कोहेरेंट वेव्स कहते हैं, स्पेशली टाइम के साथ बेटा। तो कोहेरेंट वेव्स किसे कहते हैं, इफ फेज डिफरेंस between any two waves remain constant with time समय के साथ बेटा, then such waves are called कोहेरेंट वेव्स। बाद में इसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप थोड़ा सा इंटरफेरेंस को समझने के लिए इसको आप थोड़ा समझ लेना चाहिए आपको। फेज फैक्टर को बेटा हम लोग फाई से अगर डिनोट करें तो फाई को φ1 माइनस φ2 mod, if φ1 is greater than φ2, φ1 is the phase of first wave, φ2 is the phase of second wave, φ1 minus φ2 is the difference. Mod means we have to take only positive value, so resultant phase is given as mod of φ1 minus φ2। अगर ये हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, this implies waves are coherent। तो कोई भी 2 वेव्स कोहेरेंट कब होंगी, जब उनके बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। और दूसरा बेटा फिर इसी सीक्वेंस में इनकोहेरेंट वेव्स की बात कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फेज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, तो शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, फेज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट
फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना हो, मीन्स फाई इज इक्वल टू, अब इसको बेटा डेल फाई भी लिख सकते हैं, डेल फाई इज इक्वल टू माडा फाई 1 माइनस फाई 2 इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट विथ टाइम, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द वेव्स आर इनकोहेरेंट वेव्स। तब ऐसी वेव्स को इनकोहेरेंट वेव्स कहते हैं। ठीक, अब बेटा कोहेरेंट वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में आपको डिस्कस करके बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हमें इंटरफेरेंस टॉपिक शुरू कर देना चाहिए। तो बेटा इंटरफेरेंस क्या है, आज इसकी बात हम लोग करेंगे। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, स्क्रीन को पास करके 2 मिनट और नोट कर लिया करिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about the interference। बेटा इसका मेन अंडरस्टैंडिंग इंटरफेरेंस की है कि if 2 are more than 2, वैसे तो हम मोर देन 2 की बात भी करते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस वाले यूनिट में आप देखेंगे 2 वेव्स के लिए भी पढ़ेंगे और इन्फिनाइटली मेनी वेव्स के लिए भी हम लोग इंटरफेरेंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर 2 या इन्फिनाइटली मेनी वेव्स किसी भी मीडियम से ट्रेवल कर रही हैं तो ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटेंसिटी टेक्स प्लेस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द मीडियम। Such phenomena of redistribution of intensity due to the superposition of the waves in any medium is called interference। तो इंटरफेरेंस क्या है, अगर 2 वेव्स मान लीजिए किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं तो हर पॉइंट पर वो सुपरपोज करेंगी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको पहले ही बता दिया गया है, सुपरपोज करेंगी, जिसकी वजह से इंटेंसिटी में वेरिएशन होगा। अब बेटा आपके दिमाग में बात आ रही होगी इंटेंसिटी क्या है सर, आप बार बार इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो जब कोई वेव किसी मीडियम से ट्रेवल करती है तो वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर कोई सरफेस रख दें तो सरफेस के पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी क्रॉस करेगी उसी को वेव की इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज व्हाट, द एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम थ्रू ए सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। ये इंटेंसिटी है, इसको लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा बेटा, नहीं तो मैं आगे के वीडियो में एक वीडियो बनाकर इन सभी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करवा दूंगा उमा कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, आप इसको देख पाएंगे। लेकिन अभी चूंकि इंटरफेरेंस की बात करना है तो हमें इन सब टर्म्स को यूज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इफ 2 वेव्स और इन्फिनिटली मेनी वेव्स, बेटा इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। इनफाइनाइटली मेनी वेव्स आर ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन, वेव सुपरपोज करेंगे, ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी टेक्स प्लेस। It means at some point intensity will get increased and at some other points intensity will get decreased। कुछ पॉइंट्स पर बढ़ जाएगी, कुछ पॉइंट पर कम हो जाएगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट पर कोई फर्क ना पड़े, मे बी पॉसिबल बेटा। अगर वेव्स परपेंडिकुलरली मान लीजिए सुपरपोज कर रही हैं तब इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं भी पड़ सकता है। टेक्स प्लेस सच phenomenon of redistribution of intensity of course due to superposition of the waves, intensity is called interference।
इसको बेटा हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। तो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है। जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो टीचर साहब से पूछते हैं कि डिफाइन इंटरफेरेंस, चलिए इंटरफेरेंस ही बता दीजिए क्या होता है। तो सीधे सीधे बड़ी छोटे से अगर सेंटेंस में बोलना हो तो इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। इतना बोल दीजिए, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आर इन्फिनिटली मेनी वेव्स। अब बेटा मैंने अभी बताया कि मीडियम के कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कुछ पॉइंट्स पर मिनिमम हो जाएगी। तो जिन पॉइंट्स पर बेटा इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उनको कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स कहते हैं और वहाँ पर इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा पॉइंट कर लेते हैं। नोट पॉइंट है बेटा, इसको नोट करते चलें। थोड़ा बीएससी क्लासेस में डिटेल में लिखनी होती हैं सारी चीज़ों को, इसलिए आप इसको बढ़िया सी स्क्रीन को पास करके नोट कर लिया करिए, जिससे आपका एक व्यवस्थित नोट्स बन जाएगा बढ़िया। तो नोट पॉइंट में है पहला, एट सम पॉइंट्स इंटेंसिटी will be maximum and these points are called constructive points, are called bright, are points of maxima. Bright points are points of maxima, and interference is called कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। मैथमेटिकल कंसीडरेशन में पूरा आप देखेंगे, पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन करके बढ़िया से आपको बताया जाएगा। तो बेटा इसको रब कर दे रहा हूँ। दूसरा नोट पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, उनको डार्क पॉइंट्स या पॉइंट्स ऑफ मिनिमम बोलेंगे और वहाँ पर इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट है, एट सम पॉइंट्स इंटेंसिटी is minimum and these points are called points of minima are dark points and इंटरफेरेंस इन पॉइंट्स पर जो इंटरफेरेंस है उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बेटा ये इंटरफेरेंस सस्टेनेबल होता है या सस्टेनेबल नहीं होता, उसके लिए कोहेरेंट वेव्स और इनकोहेरेंट वेव्स की हम लोग बात करते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब मैथमेटिकल टूल्स वगैरह बता करके आगे बढ़ेंगे। थैंक्स बेटा, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।